Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today I'll be sharing with you all the strategy which you can follow for the upcoming September 2024 examinations of CA Intermediate and for the subject Advanced Accounting, that is your paper number 1. So I'll be sharing like what things you can focus on in Advanced Accounting in order to score exemption. So basically this is a strategy video. I hope if you follow, you'll definitely find an increase in your numbers. So let's start with the subject. As Advanced Accounting, earlier there were few of the essays in group 1 and some of the essays in group 2, but now what has happened in the new course that आपके सारे essays को आपके सारे AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मर्ज कर दिया गया है एंड सारे AS आपके एक ही जगह पे अब एडवांस्ड अकाउंटिंग में आ गए हैं, दैट इज योर पेपर नंबर 1. सो आपके इसमें पोर्शन जो है ज्यादा से ज्यादा 60% ऑलमोस्ट कवर रहेगा बाय द AS, दैट इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और बाकी का कुछ पोर्शन आपका कवर रहेगा बाय द चैप्टर्स विच वी हैव इन दिस सब्जेक्ट. दैट इज आपका बाय बैक का चैप्टर है, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन का चैप्टर है, कंसोलिडेशन, अमैल्गमेशन. तो ये चैप्टर्स का फेज रहेगा और एक फेज आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रहेगा. और जैसा कि अब एमसीक्यूज भी है, सो आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यूज है, 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव है. तो उस हिसाब से आपको फोकस करना होता है केस बेस्ड एमसीक्यूज ऑल्सो, जो कि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से ज्यादा आएगा, और जो आपका चैप्टर है उसमें से आपके जनरल एमसीक्यूज आएंगे. जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उससे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू बिल्कुल बनेंगे और बन सकते हैं, जैसा कि मे 24 में भी यही हुआ था. जो आपकी नॉर्मल चैप्टर्स है, लेकिन हाँ उसमें जो आपका बायबैक का चैप्टर है, बायबैक के लिए डेफिनेटली केस स्टडी बन सकती है, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे इस वाले मेथड से, या फिर कितने नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे होंगे. तो वो आपका मतलब बायबैक का एक केस स्टडी पॉसिबल है. रेस्ट आपकी जो केस स्टडीज है वो मोस्टली आपका मतलब एक्सपेक्टेड यही है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बनेगी. तो अब शुरू करते हैं एक एक चैप्टर, एक एक केस देख के कि क्या चीज आप कर सकते हो, सो दैट यू कैन कवर मोर एंड मोर एंड आपका अच्छा खासा सब्जेक्ट भी कवर हो जाए, सिलेबस भी कवर हो जाए, यू कैन स्कोर ऑल्सो अ गुड मार्क्स, दैट इज लाइक एग्जामिशन आप स्कोर कर पाओ. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे कि सबसे पहला आपके कुछ एएस बताऊंगी, जो कि थ्योरी वाले कौन से एएस इंपॉर्टेंट है और आपके प्रैक्टिकल वाले कौन से एएस इंपॉर्टेंट है. तो एएस 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 बाय 1 वील टेक द ओवरव्यू फटाफट शॉर्ट में, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि आपको किस पे क्या फोकस करना चाहिए, राइट. तो AS1 जो कि सबसे छोटा AS है, एंड AS1 इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप कोई भी RTP MTP क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आपको AS1 का मिल जाएगा. सो AS1 सबसे इजीएस्ट AS है और आता भी है, इट कैन कम, और इसके कुछ आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं. तो यस, आप AS1 को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं. AS2 आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है. इन्वेंट्री का जो क्वेश्चन है ये आपका AS क्या मतलब एक मेन क्वेश्चन में भी आ सकता है, बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि अभी मे 24 में आ गया था. मतलब वो इट वॉज ऑल रिलेटेड टू द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज और इट वॉज अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन लाइक. तो वो काफी डिफरेंट क्वेश्चन बन सकता है. मतलब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज इम्पॉर्टेंट, आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो इसमें आपको अच्छे से करना है. अच्छा, AS3 तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है. ये या तो आपका फुल फ्लेजेड में आएगा या तो ये आपका MCQs में आएगा. तो मतलब मोस्ट चांसेस है कि ये MCQs में आएगा सितंबर में, क्योंकि अभी ये एक बार को आ चुका है आपका मे 24 में. कैश फ्लो का एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन, मतलब जिसमें आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो है कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फाइंड आउट करना था, तो ये मे 24 में आ चुका है. अब इसके चांसेस हो सकता है कि ये MCQs में आए बिकॉज ये फुल फ्लेजेड इट हैज बीन आस्क्ड इन मे 2024, राइट. नेक्स्ट आता है AS4, दैट इज योर कंटिजेंसीज एंड द इवेंट्स विच आर अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट. बहुत अच्छा AS है ये. इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कुछ लिमिटेड ही हैं. अगर आप RTP MT का कोई कंपाइलर आपके पास हो उससे पढ़ लेना. और AS4 कंटिजेंसीज और इवेंट्स वाला दिस इज मतलब ईजी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है. एक बार आप करोगे और इजीली आप इवन 20 to 25 मिनट्स में सेस को खत्म कर सकते हो अलॉन्ग विद क्वेश्चंस. सो डू दिस, डोंट लीव दिस वन, ओके. AS5 है आपका नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स. तो ये आपका थ्योरी बेस्ड है, जिसमें आपको बताना होगा कि ये एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम है, प्रायर पीरियड आइटम है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड. तो ये आपका थ्योरी बेस्ड है, फटाफट निपट जाएगा. और इसमें कुछ ऐसा खास है भी नहीं, मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर एस्टिमेट चेंज हो रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, ठीक है, ये सब कुछ बताना है. तो ये तो आपका फिक्स्ड ही है कि भाई बस आपको ये बताना होगा अलॉन्ग विद द रीजन प्रायर पीरियड है, कौन सा आइटम है, राइट.
तो ये वाला भी AS आपका थ्योरी बेस्ड हो जाता है। नेक्स्ट AS7 आता है आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला AS है ये आपका आया था इन मई 2020 फॉर एग्जाम, और इसमें प्रॉपर पूछा गया था कि आपको परसेंटेज, पहले तो आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालो ये पूछा था, और फिर प्रॉफिट पूछा था हर स्टेज में कितना कितना प्रॉफिट है। तो AS7 भी अच्छा खासा आपका AS है, और AS7 यू कैन मार्क, ये MCQs में भी पूछा जा सकता है कि आपका इस साल का कितना प्रॉफिट है, फिर नेक्स्ट ईयर का कितना प्रॉफिट है, अभी कौन सा स्टेज ऑफ कंप्लीशन हुआ है, कितना 90%, 40%, वॉट, तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है AS नंबर 9 एंड दैट इज अबाउट रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जिसमें आपको बताना है कि कौन से ट्रांजैक्शन में आपको किस समय पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। जैसे एक इसमें केस होता है सेल और अप्रूवल बेसिस का, तो उस केस में आपको कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, इसमें आपको ये सब बताना होता है, ठीक है। नेक्स्ट PPE वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, PPE बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PPE आपका पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड AS है। नेक्स्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज वाला, तो फॉरेन एक्सचेंज या इंपॉर्टेंट है, आप इसको 1 स्टार मार्क कर लो। नेक्स्ट होता है गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट ज़्यादा से ज़्यादा हर बार ही पूछा जाता है, प्रैक्टिकल बेस्ड है, इजी है, फटाफट कवर हो जाता है। AS13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या तो आपको AS13 का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन मिलेगा, और इसके चांसेस ज़्यादातर फुल फ्लेजेड वाले क्वेश्चन के ही होते हैं, जो आपको पूरा टेबल बनाना होता है, नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट, नॉमिनल वैल्यू, तो ये वाला टेबल बनाना होता है, ये आपका फुल फ्लेजेड इन्वेस्टमेंट का वेरी इंपॉर्टेंट। इसके एक्चुअली ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाले AS में हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पॉसिबल है, थ्योरी क्वेश्चंस भी पॉसिबल है। इसमें अच्छे खासा थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी हैं जो पूछे जा सकते हैं, और प्रैक्टिकल बेस्ड तो पूरा चैप्टर ही था ये पहले, और अभी जैसे सिर्फ AS में है तो वैसे में भी आ सकता है, मतलब पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड फुल फ्लेजेड भी पॉसिबल है। AS14 इज अबाउट अमेलगमेशन। अच्छा, 2-3 चीजें हैं जो काफी हाई वेटेज में पूछी जाती हैं और इंपॉर्टेंट भी है। एक तो अमेलगमेशन का, मैं चैप्टर की बात कर रही हूँ, अमेलगमेशन का चैप्टर और एक कंसोलिडेशन का चैप्टर, ये हाई वेटेज वाले क्वेश्चन है। 10 to 14 मार्क्स इनके पक्के की आएंगे ही आएंगे। इस बार भी आए थे, इस बार कंसोलिडेशन का भी पूरा क्वेश्चन आया था और अमेलगमेशन का भी पूरा क्वेश्चन आया था, मतलब वी वर हैविंग, बल्कि डिफरेंट क्वेश्चंस में थे, सो मतलब दोनों क्वेश्चंस का कवरेज रहा है। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक आ गया था, दोनों आए थे अलग अलग क्वेश्चंस। सो वो दोनों ही चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अभी चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, अमेलगमेशन का चैप्टर और कंसोलिडेशन का चैप्टर, दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे आपके 14 मार्क्स के आते हैं, तो ऑलमोस्ट आप 25 मार्क्स इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो अमेलगमेशन कंसोलिडेशन से। इतने ये 2 चैप्टर्स से ही आपका 25 to 28 मार्क्स का कवर हो जाता है, बिकॉज अगर दोनों आ जाते हैं और अगर एक आता है तो आपका 14 मार्क्स का तो पक्का है ही। तो अगर इस चैप्टर पे अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन, इफ वंस यू इस पे अगर आपने एक बार मेहनत कर ली तो अमेलगमेशन कंसोलिडेशन जैसे चैप्टर्स की वजह से आपके 14 मार्क्स वाला जो टॉप जो आपके 14 मार्क्स हैं वो पूरे कवर हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल शॉर्ट है, आएगा ही आएगा। सो आप अमेलगमेशन कंसोलिडेशन पे तो लिख लो दैट यस इट इज शॉर्ट, राइट। उसके बाद आपका AS15 ये मार्क कर लो, ये नया AS ऐड करा गया है, ठीक है। AS15 न्यू AS है जो कि इसी वाले अटेम्प्ट में, मतलब अब से ही न्यू सिलेबस में ऐड ऑन हुआ है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स का, तो ये अलग हो गया बिल्कुल। ये तो न्यू AS है, तो जो आपकी जितनी भी न्यू चीजें ऐड करी गई हैं उसको तो कुछ छोड़ने का स्कोप नहीं है। नेक्स्ट है AS16 बोरोइंग कॉस्ट, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, प्रैक्टिकल है। इसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी, जिसमें आपको बोरोइंग कॉस्ट निकालनी है, आपको एंट्री करने को बोलेगा, डेप्रिसिएशन भी निकाल लो, ठीक है। तो ये बोरोइंग कॉस्ट प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी, दोनों चीजों में, दोनों एस्पेक्ट्स में द इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। सेगमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है, सेगमेंट रिपोर्टिंग अच्छा AS है बट इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, but still I'm not asking here in this video to do only the specific AS which I'm marking as important। करने AS सारे ही हैं, बट स्टिल एक ओवरव्यू मिल जाता है कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज कम इंपॉर्टेंट है, या फिर किसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो व्हेन वी हैव एन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच वी प्रिपेयर बेटर अकॉर्डिंग टू दैट। सो करने हमें सारे हैं, बट कौन से AS में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है, अगर हम वो वाली अप्रोच लेके चलते हैं सो इट्स बेटर टू फ्रेम अ स्ट्रैटेजी, राइट। तो AS 17 ये वाला हो गया। हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है AS नंबर 18 दैट इज योर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। इसमें रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड आपका पूरा ये थ्योरी बेस्ड AS है फुल ऑन, बट इसमें से एज सच आप देखो पेपर्स में तो इट हैज नॉट बीन आस्क्ड मच। नेक्स्ट AS 19 दैट इज योर लीजेस का, तो लीजेस का आपका 4 to 5 मार्क का कवरेज रहता है, और आप चाहे प्रीवियस एग्जाम पेपर्स में देखो या फिर RTP MTPs में चेक करेंगे तो भी इसमें हमारा लीजेस का 4 to 5 मार्क्स का रहता है, और काफी इंपॉर्टेंट AS है ये। इसमें आपकी 3 लीजेस होती हैं, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, तो इसके रिगार्डिंग जरूर आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लीजेस इस बार भी आपका मई 2024 में 4 मार्क्स का पूछा गया इन द 6th क्वेश्चन, जो आपका लास्ट का 6th क्वेश्चन होता है उसमें इट हैज बीन आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स। नेक्स्ट AS 20 दैट इज योर EPS भी पूछा गया था मई 2024 में।
तो ये तो आपका पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। नेक्स्ट AS21 वही कंसोलिडेशन आ गया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। AS21 जैसे कि ये तो कंसोलिडेटेड वाला है, कंसोलिडेशन है, और दूसरा एक आप बताया था AS14 जिसमें आपका अमेलगमेशन है। तो AS14 AS21 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑफ द हाईएस्ट कवरेज एज वेल, राइट, हाई वेटेज। AS22 है अकाउंटिंग फॉर द टैक्सेस ऑन इनकम, जिसमें आपका डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में होता है। इंपॉर्टेंट है बट इतना एज सच पूछा नहीं गया, बट हाँ अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा ट्रिकी ये हो सकता है। AS23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स इन द CFS, तो ये जो एसोसिएट वाला है ये न्यूली एडेड है AS23, तो न्यूली एडेड वाले तो हमें छोड़ना ही नहीं है, बिकॉज फर्स्ट टू 2 अटेम्प्ट्स में इन्हीं पे ज्यादा फोकस करा जाएगा। अब जैसे ये अभी May 24 में नहीं आया तो पॉसिबिलिटी है कि सितंबर में आ सकता है। AS23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट, तो दिस इज द न्यू वन। फिर AS24 आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड है ये, ठीक है। नेक्स्ट AS26 आपका इंटेंजिबल एसेट्स, ये भी हमारा इसमें आपका मिक्स है, इसमें थ्योरी के भी क्वेश्चंस है और मोस्टली दिस इज अ थ्योरी बेस्ड ओनली AS। नेक्स्ट जो AS27 है जॉइंट वेंचर, ये न्यूली एडेड है और ये सबसे इजीएस्ट है। आप इसके क्वेश्चन उठा के देखोगे स्टडी मॉड्यूल में, सिर्फ जॉइंट वेंचर है, कुछ भी नहीं करना। 3-4 तरीके के इसमें टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स है, वो 3-4 टॉपिक्स को अलग अलग समझना है, किस तरीके से जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनेगा CFS का, वो देखना है, और कुछ भी नहीं है। जॉइंट वेंचर तो कर ही लेना, बहुत ईजी है। अगर आ गया इसका CFS का क्वेश्चन तो मस्त है बिल्कुल। फिर आता है AS28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, ये आपका न्यूली एडेड और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल बेस्ड है। AS28 काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, स्टडी मॉड्यूल से प्रैक्टिस करो और थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना। तो जो AS28 है इम्पेयरमेंट, दिस इज अ प्रैक्टिकल वन, इंपॉर्टेंट एंड द न्यूली एडेड, सो यू हैव नो चांस टू लीव इट। AS29 इज फुल ऑन आपका थ्योरी, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन थ्योरी। तो इफ आई से व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द थ्योरी AS, तो वो AS29 है। प्रोविजन, इसमें बहुत से क्वेश्चंस, इवन देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दिस AS, आपका प्रोविजंस, कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी, कॉन्टेंजेंट एसेट्स। इफ यू सी इन योर RTP NTP, बहुत से नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी वाले AS के मिल जाएंगे। सो AS29 थ्योरी के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट AS है, ठीक है। थ्योरी के पर्सपेक्टिव से आप 1-2 और मार्क कर लो जो इंपॉर्टेंट है। तो आपके थ्योरी के पर्सपेक्टिव से एक AS4 कॉन्टेंजेंसीज एंड द इवेंट्स विच आर अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, नेट प्रॉफिट वाला, ये भी पूरा आपका थ्योरी था, जिसमें आपको बताना था प्रायर पीरियड आइटम है या फिर ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है। तो ये एक लिस्ट बना के दिस क्वेश्चन कैन कम, जिसमें आपका पूरा ये कौन सा होगा, थ्योरी बेस्ड वाला, ठीक है। और आपका थ्योरी बेस्ड में एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स में एक आध हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं, बट या इसमें आपका थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स है और ऊपर से एम्प्लॉय बेनिफिट्स आपका न्यूली एडेड भी है। ये था हमारा पूरा AS का डिस्कशन। अब हम फटाफट स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर। तो चैप्टर्स में जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेड्यूल 3 जिसमें आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस बनाना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कंसोलिडेशन और अमेलगमेशन फुल फ्लेजेड आते हैं, उसी तरीके से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आते हैं। तो आप ये 3 चैप्टर्स को इतना इंपॉर्टेंट तरीके से मार्क करो और इन तीनों की ऐसी प्रिपरेशन करो कि आपके पास कैसा भी एडजस्टमेंट, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी एबल टू डू दैट। बिकॉज अगर आपके ये 3 चैप्टर्स पक्के हैं तो आपके ऑलमोस्ट 35 मार्क्स कहीं नहीं गए। और MCQs अभी अलग है, AS अलग है, सो ये चैप्टर्स बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं और बहुत अच्छे आपको मार्क्स स्कोर करने में, स्पेशली एग्जामिनेशन स्कोर करने में बहुत हेल्पफुल है। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेशन, अमेलगमेशन, इन तीनों को पक्का कर लो, आपका आधी चीज तो वैसे ही कवर हो जाती है। और फिर आप AS तो ऑब्वियसली करोगे ही करोगे, तो उससे भी आपको बेनिफिट है। उसके बाद फिर आपके MCQs भी हैं, सो इस तरीके से इजीली एग्जामिनेशन स्कोर हो सकती है। तो आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई हैव टोल्ड यू, शेड्यूल 3 वाला, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है आपका बायबैक। बायबैक इजीएस्ट एंड इंपॉर्टेंट दोनों है। आपके पास बायबैक का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। देखो बायबैक का यहाँ आपको MCQ में मिल जाएगा, करना है इसमें एक ही काम है, आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं एट द एंड, ठीक है। तो या तो आप MCQs में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा बायबैक का, नहीं मिलेगा MCQs में तो आपको फुल फ्लेजेड में मिलेगा, तो समवेयर इट विल बी। सो प्रिपेयर दिस बायबैक, और इसमें कुछ भी नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इजीएस्ट भी है, ठीक है। अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन आपको बता ही दिया, तीनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, May 2024 में इट वाज ऑफ 14 मार्क्स एंड द इजीएस्ट क्वेश्चन, मतलब बहुत इजी पूछा गया था, जिसमें आपको आपका मतलब जनरल एंट्रीज तो पास करनी थी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना था और बैंक अकाउंट बनाना था।
तो वो आप एंट्रीज से देख के इजीली लेजर फॉर्म कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपके बहुत मतलब ये तो काफी इजी चैप्टर है, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन फटाफट कवर हो जाता है। तो और इसमें कुछ बेसिक आपकी जर्नल एंट्रीज हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स हैं जो आप अच्छे से अगर समझ लो तो उसके अलावा और ऐसा कुछ भी इस चैप्टर में टफ नहीं है। देर आर सम स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स एंड एंट्रीज विच यू नीड टू फोकस ऑन, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट वाइज। अदरवाइज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अच्छा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपको बैलेंस शीट फ्रेम करने का भी क्वेश्चन आ सकता है। सो देयर कैन बी 2 टाइप्स, राइट। और उसके बाद आपका ब्रांच अकाउंटिंग, ये तो पहले भी ग्रुप 1 में था और ये अभी भी ये चैप्टर है, इसको हटाया नहीं गया है। तो ब्रांच अकाउंटिंग तो आप लोग पहले से भी करते हुए आ रहे, काफी बड़ा चैप्टर है। यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस एक्चुअली बिकॉज इट हैज वेरियस टॉपिक्स इन इटसेल्फ ओनली। तो आप इससे सोच सकते हो कि क्या आएगा। और जो आपके स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स बचते हैं, फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस, व्हाट मोस्ट पीपल डू इज ये वाले चैप्टर्स को लोग पढ़ते ही नहीं है, बट डू नॉट डू लाइक दिस। आपका फ्रेमवर्क और एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस ऐसे चैप्टर्स है जिसमें से 4 to 5 मार्क का या तो थ्योरी या तो आपका प्रैक्टिकल आएगा ही आएगा। तो जो 6th क्वेश्चन होता है ना लास्ट में, उसमें पूछ लिया जाता है ये वाला फ्रेमवर्क और ये वाले चैप्टर में से। तो 4 to 5 मार्क्स इससे या तो थ्योरी या तो प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, इसमें 2-3 टाइप्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है फ्रेमवर्क वाले चैप्टर में। और आपकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस में काफी वो लिस्ट वगैरह है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो ये वाले एंटिटीज वाले जो आपकी थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इनको मत छोड़ो और ये वाले चैप्टर्स कर लो। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं तो यही है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेशन, अमालगमेशन छोड़ने का सवाल ही नहीं है। सबसे पता है क्यों? क्योंकि ये हाई वेटेज के क्वेश्चंस है, आपको अच्छा कवरेज भी मिलेगा एंड यू कैन प्रिपेयर इट ऑल्सो। लाइक इतने ज्यादा टफ नहीं है और स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स है, इतने कुछ भारी एडजस्टमेंट्स भी नहीं होते। सो ये आपके 3 चैप्टर्स वाइज हो गए। अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं तो एमसीक्यूज में आपका बोरोइंग कॉस्ट वाला जो एएस है वो एमसीक्यूज की केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपका बायबैक इंपॉर्टेंट है फॉर योर केस स्टडी, ठीक है, मतलब एमसीक्यूज में। और आपका पूछा जा सकता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स वाला जो एएस है, ये आपका, ये तो न्यू एएस है, ये आपका प्रैक्टिकल मतलब वैसे भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी आ सकता है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। तो आप जो न्यू एएस है उनको तो बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत करना। न्यू एएस तो सबसे पहले चाहे तो कवर कर लो, सबसे पहले आप नए वाले एएस कवर करो, फिर आप कंसोलिडेशन, अमालगमेशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवर करो और फिर आप बाकी की चीजें करो। सो आई थिंक दिस विल बी द गुड क्रोनोलॉजी टू डू सो।